हेलो एवरीवन। जो हमने इससे पहले वीडियो में चैप्टर पढ़ा था यानी कि ख्वाब आज़ादी, तो जो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर हैं आज हम उनको पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला है आपका वो है मानी याद कीजिए, यानी कि आपको मीनिंग याद करना है। तो कोज़े का मीनिंग होता है मिट्टी का प्याला, कुल्हड़। कोज़ागर यानी कि कोज़ा बनाने वाला, कुम्हार। फर्जंद यानी कि सज़ा के लायक। यक बयक अचानक, यक यकायक। हकीर यानी कि कमतर। असीर यानी कि कैदी। ठीक। और आगे हैं आपका सोचिए और बताइए। ये कुछ आपके क्वेश्चन होते हैं जिनका आंसर आपने जो चैप्टर पढ़ा है उसी से ही देना होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है वो है शायर ने ख्वाब में क्या देखा। तो आप इसका जवाब देंगे शायर ने ख्वाब में देखा कि अब वो आज़ाद है। ठीक है, अब वो आज़ाद है और वो उसकी मर्ज़ी है कि जो चाहे वो करे और जो चाहे वो ना करे। ठीक है, ये है आपके पहले क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है शायर के बेखौफ होने की क्या वजह थी। तो आप इसका जवाब देंगे कि जो शायर ख्वाब देख रहा था, यानी कि शौकत थानवी जो ख्वाब देख रहे थे, कि वो देख रहे थे कि मैं अब आज़ाद हूँ। ठीक है, मुझको कानून का कोई डर नहीं है, इसलिए कि कानून मेरा है, कानून बनाने वाला भी मैं ही हूँ और कानून पर अमल करने वाला भी मैं हूँ। यही है शायर के बेखौफ होने की वजह। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका खुद ही कूज़ा, खुद ही कूज़ागर, और वही मजमून है। इस मिसरे में शायर क्या कहना चाहता है। तो देखिए, कूज़ा यानी कि मिट्टी का प्याला। ठीक है, और कूज़ागर यानी कि मिट्टी का प्याला बनाने वाला यानी कि कुम्हार। मजमून यानी कि आर्टिकल। ठीक है, तो ये कहना चाहता है, तो इस पूरी लाइन से ये मुराद है कि शायर कहना चाहता है कि मैं खुद ही मैं कानून हूँ और ख़ुद ही कानून बनाने वाला हूँ और ख़ुद ही मैं उस पर अमल करने वाला हूँ। ठीक है, यानी कि मुझको कोई खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है, क्योंकि कानून मेरा है और कानून बनाने वाला भी मैं ही हूँ और कानून पर अमल करने वाला भी मैं हूँ। ठीक है, ये है आपके तीसरे क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है शायर ने अपने आप को थानेदार क्यों कहा है। इसलिए क्योंकि शायर ख्वाब देख रहा था। ठीक है, तो शायर ने जब ख्वाब देखा तो कहा कि जब उसने देखा कि मैं यार हाकिम हूँ, हुकूमत मेरी है, सरकार भी मेरी है, तो क्यों ना मैं बिल्कुल थानवी नहीं हूँ बल्कि मैं थानेदार हूँ। इसलिए क्योंकि हुकूमत भी मेरी है, अब सरकार भी मेरी है, तो सिर्फ मैं थानवी ही नहीं हूँ बल्कि मैं थानेदार भी हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है चोर बाज़ारी और शाह बाज़ारी से किस तरह घर भरा जा सकता है। तो देखिए, चोर बाज़ारी यहाँ से आपकी 2 चीज़ें मुराद हैं। एक तो वो कि आप लोकल सामान देकर ओरिजिनल के पैसे ले लें। ठीक है, और मिलावट कर दें। ठीक है, ये भी एक चोर बाज़ारी है। दूसरी चीज़ ये कि आप बाज़ार का माल चोरी करें। तो दोनों चीज़ों में आपको पैसा ज़्यादा है तो आप उससे भी अपना घर भर सकते हैं। और एक चीज़ है शाह बाज़ारी। तो शाह बाज़ारी यानी कि बाज़ार का मालिक बनकर। ठीक है, यानी कि तो आप जब बाज़ार के मालिक बन जाएंगे तो जो बाज़ार का मालिक होता है, तो जो दुकानदार दुकान लगाया करते हैं तो उनसे टैक्स वसूल करता है। तो बहुत ज़्यादा टैक्स वसूल कर ठीक है, टैक्स वसूल करके भी घर भरा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 है ग्राहक की बर्बादी घर में घी में चर्बी मिलाने से कैसे हो सकती है। ठीक है, तो ग्राहक की बर्बादी घी में चर्बी मिलाने से इस तरीके से हो सकती है कि सबसे पहली बात, आपको वो जो घी के पैसे देगा, यहाँ घर नहीं है बल्कि वो घी है। ठीक है, घर नहीं है बल्कि वो घी है, कि आप जब उसको घी देंगे चर्बी मिलाकर, तो सबसे पहली बात वो आपको ओरिजिनल के पैसे देगा, है ना, ओरिजिनल घी के पैसे देगा। लेकिन आपने उसमें चर्बी मिला दी तो भी आपको उससे बचत हुई। ठीक है, तो जो ग्राहक ने आपसे घी लिया है उसने तो आपको पैसे दिए हैं पूरे। ठीक है, उसमें ग्राहक के पैसे बर्बाद हुए। और दूसरी चीज़, वो जो चर्बी आपने मिलाई है, ठीक है, घी में जो आपने चर्बी मिलाई है, तो वो चर्बी ग्राहक को नहीं पता कि वो कौन से जानवर की है। तो हो सकता है उससे ग्राहक बीमार पड़ जाए, तो उससे जो दवा खरीदेगा, दवा वगैरह लगाएगा, अपने ऊपर पैसे खर्च करेगा, वो भी उसके बर्बाद ही होंगे। तो ग्राहक की इस तरीके से बर्बादी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 7 है नींद से बेदार होने के बाद शायर अपने आप को किन पाबंदियों में घिरा पाता है।
तो नींद से जब शायर बेदार होता है तो वो अपनी, ठीक है, अपनी आज़ादी ही की, ठीक है, अपनी आज़ादी ही की पाबंदियों में घिरा हुआ पाता है। यानी कि वो ये सोचता है कि मैं आज़ाद हूँ, ठीक है, मैं आज़ाद हूँ, लेकिन मुझ पर, आज़ाद आदमी पर भी पाबंदियां हैं। जैसे कि कोई आदमी अपना खर्च वगैरह करे, ठीक है, और उसके पास कई सारे रुपए हैं, लेकिन उसके दिल में ये भी ख्याल आता है कि मेरी फैमिली है, मेरे बीवी बच्चे हैं, है ना, तो उसकी भी आज़ादी की भी पाबंदियां हैं। तो शायर जब उठा, नींद से बेदार हुआ, तो उसने सोचा कि मैं हूँ तो आज़ाद, लेकिन फिर भी मुझ पर, मेरी जो आज़ादी है उसकी ही मुझ पर पाबंदियां हैं। ठीक है, ये है आपके 7वें क्वेश्चन का आंसर। आगे है मिसरे मुकम्मल कीजिए, यानी कि आपको सेंटेंस मुकम्मल करना है। तो पहला है मुल्क अपना, कौम अपनी और सब अपने ग़ुलाम। ठीक है, तो ये जो जगह है यहाँ से कुछ हटा दिया गया है, तो वो आपको यहाँ पर लिखकर पूरा करना है। वो क्या हटा दिया गया है, वो है आज करना है मुझे आज़ादियों को एहतराम। यानी कि ये वाली लाइन जो है आपकी वो है, ठीक है, ये वाली लाइन है जो इन्होंने कहा था मुल्क अपना, कौम अपनी और सब अपने ग़ुलाम। तो ये वाली लाइन यहाँ से हटा दी गई है, ये वाली लाइन आप उसमें ऐड कर दें, ये आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है, और आगे है आपका अब सज़ावार सज़ा होगा ना कोई भी कसूर। यानी कि ये वाली जो लाइन है आपकी, यहाँ से भी कुछ हटा दिया गया है। ठीक है, यहाँ से तो क्या हटा दिया गया, वो है जिस जगह लिखा है मत थूको, मैं थूकूंगा ज़रूर, अब सज़ा वारे सज़ा होगा ना कोई भी कसूर। तो ये वाली जो लाइन है आपकी वो है ये वाली लाइन। ठीक है, ये वाली लाइन है आपकी, और जो इस मिसरे से हटा दी गई है वो है ये, आप इसको ऐड कर दें, ये भी आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है, अब सज़ा वारे सज़ा होगा ना कोई भी कसूर। और तीसरी लाइन जो है आपकी वो है मेरी सड़कें हैं तो मैं जिस तरह भी चाहूँ चलूँ, मेरी सड़कें हैं मैं जिस तरह भी चाहूँ चलूँ। तो यहाँ से आपका कुछ हटा दिया गया है, वो है कि जिस जगह चाहूँ रुकूँ और जिस जगह चाहूँ चलूँ। तो ये वाली जो लाइन है आपकी वो है ये वाली लाइन। ठीक है, ये वाली लाइन है आपकी मेरी सड़कें हैं तो जिस तरह मैं चाहूँ चलूँ। तो ये वाली लाइन आपकी हटा दी गई है, आप इसको ऐड कर दें, ये भी आपकी पूरी हो जाएगी। ठीक है, और जो चौथी लाइन है आपकी थानवी हरगिज़ नहीं हूँ अब मैं थानेदार हूँ। ठीक है, तो इससे पहले कुछ हटा दिया गया, वो है यहाँ से कुछ हटा दिया गया है, वो है क्यों ना रिश्वत लूँ जबकि हाकिम हूँ मैं सरकार हूँ। तो ये वाली जो आपकी लाइन है वो है ये वाली लाइन। ठीक है, क्यों ना रिश्वत लूँ जबकि हाकिम हूँ मैं सरकार हूँ। ठीक है, तो जो आपका थानवी हरगिज़ नहीं हूँ बल्कि अब मैं थानेदार हूँ। ठीक है, आप इसको ऐड कर दें यहाँ पर, ये भी आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है, आगे लिखा हुआ है नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, यानी कुछ वर्ड्स हैं, इनको आपको अपने सेंटेंस में इस्तेमाल करना है, यूज़ करना है। एहतराम, तो जैसे एक मैं जुमला बनाता हूँ, आप अपनी सोच से बना सकते हैं, मैं अपनी सोच से बनाता हूँ एहतराम। ठीक है, तो मैं कहता हूँ छोटों को बड़ों का एहतराम करना चाहिए। यानी कि जो छोटे लोग हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको बड़ों की इज्जत करना चाहिए। सज़ावार, तो इसका एक जुमला बनाता हूँ खालिद सज़ावार था, यानी कि खालिद सज़ा के लायक था। रिश्वत, ठीक है, रिश्वत लेना गलत बात है ना। आगे है चोर बाज़ारी, चोर बाज़ारी बेइज्जती का सबब है, बेइज्जती का सबब है, यानी कि चोर बाज़ार की चोरी करना ये बेइज्जती करा सकती है। आगे है हकीर, किसी को हकीर नहीं समझना चाहिए, ये भी आपका एक जुमला है, यानी कि किसी को छोटा या कमतर नहीं समझना चाहिए। आगे है इन लफ्ज़ों के मुतज़ाद लिखिए, यानी कि मुतज़ाद यानी कि अपोजिट। ठीक है, इन लफ्ज़ों के आपको अपोजिट लिखना है। जैसे कि आज़ादी, तो इसका जो अपोजिट होगा वो होगा ग़ुलामी। आगे है कैद, तो इसका जो अपोजिट होगा वो होगा आज़ाद। आगे है जिंदाबाद, तो इसका अपोजिट होगा मुर्दाबाद। ग़ुलाम यानी कि इसका अपोजिट होगा आका। असीर, इसका मतलब होता है कैदी, तो इसका जो अपोजिट होगा वो होगा आज़ादी। बर्बादी, इसका अपोजिट होगा आबादी। आगे है दार लगाकर, दार लगाकर लफ्ज़ बनाइए, यानी कि जो आगे लफ्ज़ हैं आपके देखें कि ईमान है,
ठीक है, ईमान है, इज्जत है, वफा है, थानेदार है, थाने हैं, चौकी है। ठीक है, इस सब के आगे आपको दार लगाना है। जैसे कि ईमान है तो आप इसके आगे लिख दें दार, तो हो जाएगा ईमानदार। इज्जत, तो इसके आगे आप लिख दें दार, तो हो जाएगा इज्जतदार। आगे है वफा, ठीक है, तो इसके आगे लिख दें आप वफा, तो हो जाएगा दार लगा दें तो हो जाएगा वफादार। आगे है थाने, तो इससे आगे आप लिख दें दार, तो हो जाएगा थानेदार। आगे है चौकी, यानी कि इसके आगे आप अगर दार लिख देते हैं तो हो जाएगा चौकीदार। ठीक है, आगे हैं आपके अमली काम, यानी कि आपको इन कामों पर अमल करना है। ठीक है, कौन से अमली काम? इस नज़्म का मरकज़ी ख़याल लिखिए। सबसे पहली बात, आपको इस नज़्म का जो सेंटर में जो लोग बैठते हैं, जिनकी मौजूदगी में ये नज़्म वगैरह लिखी गई है, उसको आपको ख़याल को बयान करना है, यानी कि आपके नज़र में इस नज़्म का क्या ख़याल है। तो जैसे मैं कह दूं कि मरकज़ी ख़याल ये है कि लोग जब इसको पढ़ेंगे, ठीक है, लोग जब इसको पढ़ें तो वो इस नज़्म से नसीहत हासिल करें। कौन सी नसीहत? एक तो वो ये कि कभी भी हमें कानून नहीं तोड़ना चाहिए। दूसरी चीज़, हमें ना रिश्वत लेना चाहिए, है ना, और ना चोरी करना चाहिए। ठीक है, दूसरी यानी कि किसी को हक़ीर नहीं समझना चाहिए। ठीक है, इस नज़्म में ये नसीहत की गई है, तो मरकज़ी ख़याल ये है कि इससे लोग नसीहत हासिल करें। आगे है जो अशार यानी कि ये शेर की जमा है। अशार आपको पसंद हो उन्हें याद कीजिए, यानी कि इस नज़्म है ना, तो इसमें कुछ अशार आए हैं। ठीक है, इसको जो आपको पसंद हैं इसमें से आपको कुछ अशार याद करने हैं और लिखने हैं। आगे है चंद मिज़ाहिया शुअरा के कलाम को लाइब्रेरी से हासिल करके पढ़िए। चंद यानी कि थोड़े से, मिज़ाहिया हम बोलते हैं यानी कि मजाकिया। ठीक है, जो हंसी मजाक करता है उसको बोलते हैं मिज़ाही। ठीक है, मजाहिया। शुअरा ये शेर की जमा है, वो शायर की जमा है, जो शेर वगैरह लिखते हैं उसकी जमा है शुअरा। के कलाम यानी कि नज़्म वगैरह होती है, इन सबको हम कलाम बोलते हैं। ठीक है, यानी कि थोड़े से चंद शुअरा यानी कि थोड़े से हंसी मजाक वाले शायर के कलाम को लाइब्रेरी से हासिल करके यानी कि लेकर, ठीक है, उनको पढ़ना है आपको। ठीक है, यानी कि लाइब्रेरी जहाँ लेकर आपको लाइब्रेरी से लेकर जो कुछ हंसी मजाक वाले शायर हैं उनके जो कलाम हैं उनको आपको पढ़ना है। ये हैं आपके अमली काम। आगे है पढ़िए, समझिए और लिखिए। ठीक है, हमने वाला, तो इसमें ये आपका हम आया है, ये आता है साबिक़ा के लिए, यानी कि जो पिछले रह गया हो उसको बोलते हैं हम। ठीक है, जैसे हमने वाला, हम मशरब यानी कि पीने की जगह। ठीक है, हम मशरब और हम ख्याल यानी वगैरह मुरक्कब अल्फाज हैं, मुरक्कब हैं यानी कि मिले हुए हैं, दो लफ्ज़ों से मिले हुए हैं। इनमें हम साबिक़ा यानी कि पहले का, पीछे का, ठीक है, तौर पर इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह दर्ज झेल यानी कि आगे लिखे हुए, आगे दर्ज करे हुए, आगे ऐड करे हुए। दर्ज झेल के लिए मुरक्कब लफ्ज़ लिखिए जिनके पहले हम इस्तेमाल हो। ठीक है, यानी कि कुछ नीचे अल्फाज इन्होंने दिए हैं तो उनको आप इस तरीक़े से लिखना है, जैसे कि ये हम आगे आया है, जैसे कि हमने वाला है, हम मशरब है, तो इसी तरीके से इन्होंने कुछ एक कॉलम है। ठीक है, इसमें से इन्होंने कुछ दिए हैं तो इनको आपको लिखना है। ठीक है, तो इन्होंने लिखा है एक ही नाम का, तो आपको यहाँ पर लिखना है हम नाम। ठीक है, एक ही मज़हब का, तो आपको यहाँ पर लिखना है हम मज़हब। आगे एक शक्ल का, तो आपको लिखना है हम शक्ल। ठीक है, आगे है बराबर उम्र का यानी कि हम उम्र। साथ सफ़र करने वाला यानी कि हम सफ़र। ठीक है, यानी कि आपको इन तमाम जो कुछ इन्होंने लफ्ज़ लिखे हैं इनको आपको मुरक्कब लफ्ज़ बनाना है और सब में हम लगाकर बनाना है। ठीक है, आगे है आपकी गौर करने की बात। ठीक है, आपको इस बात पर गौर करना है। इस नज़्म के शायर यानी कि शौकत थानवी हैं, जो अपनी ज़राफ़त के लिए मशहूर है। ज़राफ़त हम बोलते हैं दानाई, समझदारी को। ठीक है, ज़राफ़त के लिए मशहूर हैं। मिज़ाहिया ऐसी नज़्म यानी कि हंसी मजाक वाली ऐसी नज़्म जिसको पढ़कर बेइख्तियार यानी कि बग़ैर सोचे समझे, उसको बोलते हैं बग़ैर इख्तियार हंसी या मुस्कुराहट आ जाए
और माशरे, माशरे हम बोलते हैं यानी कि जैसे आप और हम लोग हैं, ये सब हमारा मुआशरा है, में फैली हुई खराबियों पर चोट भी की जाए, चोट भी की जाए यानी कि उनको नसीहत की जाए, है ना, वो तंजिया नज़्म कहलाती है। शौकत थानवी का असल नाम यानी कि असली नाम मोहम्मद उमर था। वो थाना भोन ज़िला मुजफ्फरनगर के रहने वाले थे, इसीलिए वो अपने नाम के साथ थानवी लगाते थे। उनकी नज़्म का ये मिसरा, कौन सा, ये वाला मिसरा, थानवी हरगिज़ नहीं हूँ, अब मैं थानेदार हूँ, ये मिसरा उन्होंने नज़्म में थोड़ी हंसी मजाक के लिए कहा था, इसलिए भी दिलचस्प है यानी कि मज़ेदार है। ठीक है, कि उसमें उन्होंने थानवी की रियायत यानी कि पैरवी, ठीक है, पीछे चलना इसको बोलते हैं, रियायत से लुत्फ़ यानी कि मज़ा, ठीक है, मज़ा पैदा करने के लिए ख़ुद को थानेदार कहा है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। जब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।